हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गोयनका। हम हैबरलर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एमए फाइनल के पेपर 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के अंतर्गत आता है। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हैबरलर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी में हैबरलर ने क्या बताने की कोशिश की है और वो किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश की थी और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या तात्पर्य है या किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, ये जानने की कोशिश की थी। इसके साथ हमने उत्पादन संभावना वक्र को विभिन्न लागत परिस्थितियों के अंतर्गत उनके आकार को समझने की कोशिश की थी, उनकी ढाल को समझने की कोशिश की थी और साथ ही हमने अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताओं को समझा। अब हम इस थ्योरी को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, किस तरह से इसका स्पष्टीकरण हैबरलर ने दिया है। हैबरलर के अवसर लागत सिद्धांत के अंतर्गत हम व्यापार का आधार क्या है, व्यापार से लाभ क्या है और इन दोनों का निर्धारण विभिन्न लागत परिस्थितियों में उत्पादन संभावना के आकार के द्वारा किस प्रकार होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस श्रृंखला में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत किस प्रकार लागू होता है या किस प्रकार काम करता है। तो स्थिर अवसर लागतों की स्थिति में हैबरलर का अवसर सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, वो किस प्रकार से काम करेगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। हम सब जानते हैं कि हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में अपने कि स्थिर लागतों के अंतर्गत प्रत्येक देश के लिए उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। इसके साथ साथ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह सीधी रेखा के रूप में जो वक्र है वो स्थिर लागतों को तो दर्शाता ही है, क्योंकि यहाँ पर इसका ढाल स्थिर है और जो दिखाता है कि इसके हर बिंदु पर स्थिर लागतें स्थिर हैं, अवसर लागतें स्थिर हैं। यानी कि अगर हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का जो उत्पादन है वो निरंतर स्थिर मात्रा में कम करना होगा, ना तो बढ़ती हुई मात्रा में कम करना होगा, ना घटती हुई मात्रा में, स्थिर मात्रा में कम करना होगा। एक और चीज़ लेकिन यह वक्र प्रदर्शित करता है वो है कीमत अनुपात। तो यह वक्र न केवल स्थिर लागतों को प्रदर्शित करता है बल्कि यह कीमत अनुपात को भी दर्शाता है। स्थिर अवसर लागतों की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए एक डायग्राम का हमने ड्रॉ किया है, एक डायग्राम को उपयोग किया है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो भाग हैं, दो फिगर्स बने हुए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इस फिगर 1 में दो उत्पादन संभावना वक्र दर्शाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स अक्ष यानी कि क्षैतिज अक्ष पर हमने कपड़े को मापा है और उदग्र अक्ष पर, वर्टिकल एक्सिस पर हमने स्टील को, इस्पात की मात्रा को मेज़र किया है। तो दो देश जो हैं, हमने अपनी मान्यताओं में बताया था कि हमने दो देश लिए हैं यहाँ पर, इंग्लैंड तथा पुर्तगाल, जो दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कपड़ा तथा इस्पात, और दो साधनों का प्रयोग करते हैं इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, वो है श्रम तथा पूंजी। तो यहाँ पर हमने कपड़ा और इस्पात को हमने प्रदर्शित किया है, कपड़े को क्षैतिज अक्ष पर और इस्पात को उदग्र अक्ष पर, और दो उत्पादन संभावना वक्र लिए हैं दोनों देशों के लिए। AP जो उत्पादन संभावना वक्र है वो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है और AE जो है वो इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि एक पुर्तगाल जो है वो अपने संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके कपड़े की अधिकतम OP मात्रा का उत्पादन कर सकता है और इस्पात की अधिकतम OA मात्रा का उत्पादन कर सकता है।
अगर वो केवल एक ही मात्रा का, एक ही वस्तु का उत्पादन करना चाहे तो सिर्फ कपड़े का करना चाहे तो ओपी मात्रा में, और अगर सिर्फ स्टील का करना चाहे तो ओए मात्रा में उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा वो दोनों वस्तुओं के कई कॉम्बिनेशन से उत्पादित कर सकता है, जो कि एपी उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित है। इंग्लैंड जो है वो उसका उत्पादन संभावना वक्र है एई, और इस उत्पादन संभावना वक्र पर के अनुसार वो कपड़े की अधिकतम ओई मात्रा का उत्पादन कर सकता है और इस्पात की अधिकतम ओए मात्रा का उत्पादन कर सकता है अपने समस्त संसाधनों का पूरी तरह से प्रयोग करने के पश्चात। और अगर वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है इंग्लैंड, तो वह अपने उत्पादन संभावना वक्र के किसी अन्य बिंदु पर उत्पादन कर सकता है। ऐसे कई कॉम्बिनेशंस उसके पास उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है बी बिंदु। इंग्लैंड के लिए अगर वो बी बिंदु पर अपने उत्पादन संभावना वक्र ए के बी बिंदु पर उत्पादन करता है तो वह कपड़े की OC1 मात्रा का उत्पादन करेगा और इस्पात की OS1 मात्रा का उत्पादन करेगा। अब चूंकि एक उत्पादन संभावना वक्र जो कि सीधी रेखा के रूप में होता है, वो दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों को भी व्यक्त करता है, तो यहाँ पर वही स्थिति है। उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में होने के कारण वे वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों को भी व्यक्त कर रहे हैं, और इसीलिए ये कीमत रेखा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा के रूप में है, तो ये हम जानते हैं इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण की सीमांत दर प्रत्येक बिंदु पर समान है। और सापेक्ष कीमतों के बारे में हम देखें तो सापेक्ष कीमतें जो हैं वो इंग्लैंड में हैं OA/OE के रूप में हैं और पुर्तगाल में है OA/OP। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सापेक्ष कीमतें दोनों ही देशों में अलग अलग हैं। ये हम ढाल से भी समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि AE रेखा का ढाल AP रेखा के ढाल की तुलना में अलग है। AP रेखा का ढाल कम है और AE रेखा का ढाल अधिक है। तो इस तरह से उत्पादन संभावना वक्र जो कि कीमत अनुपात को भी व्यक्त कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि दोनों ही देशों में कीमत अनुपात अलग अलग है और ये व्यापार के लिए एक उचित स्थिति है। तो दोनों ही देशों में सापेक्ष कीमतें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों ही देशों के बीच व्यापार संभव है। रेखाचित्र से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि दोनों ही देश इस्पात की तो अधिकतम समान मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि OA मात्रा। इंग्लैंड भी अधिकतम OA मात्रा का उत्पादन कर सकता है और पुर्तगाल भी अधिकतम OA मात्रा का ही उत्पादन कर सकता है स्टील का। परंतु कपड़े के संदर्भ में यह चीज़ अलग अलग है। दोनों ही देश कपड़े की अलग अलग मात्राओं का उत्पादन करने में सक्षम है। इंग्लैंड अधिकतम OE मात्रा का ही उत्पादन कर सकता है कपड़े की, लेकिन पुर्तगाल जो है वो OP मात्रा का उत्पादन कर सकता है, जो कि इंग्लैंड की तुलना में अधिक है। तो इस प्रकार इंग्लैंड में अधिकतम OE मात्रा में कपड़ा उत्पादित होता है, जो कि पुर्तगाल की अधिकतम मात्रा OP की तुलना में कम है। अतः पुर्तगाल में कीमतें इंग्लैंड की तुलना में कम हैं, जैसा कि कीमत रेखा के ढाल से उत्पादन संभावना वक्र जो कि कीमत रेखा के रूप में भी हम जिसे समझ रहे हैं, तो इसका ढाल कम है। तो ये पता चल रहा है कि कीमत रेखा का ढाल कम होने की वजह से पुर्तगाल में कपड़े की कीमतें इंग्लैंड की तुलना में कम हैं। तो इस प्रकार पुर्तगाल को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। इस परिस्थिति में पुर्तगाल कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण कर सकता है और इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात कर सकता है। और अगर व्यापार की स्थिति उत्पन्न होती है तो इंग्लैंड भी कपड़े की बजाय इस्पात के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और उसे पुर्तगाल को निर्यात करेगा। तो इस प्रकार व्यापार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों में कीमतें अलग अलग हैं, कीमत अनुपात अलग अलग हैं, और व्यापार के पश्चात पुर्तगाल जो है वो कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और इंग्लैंड जो है वो स्टील के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। अब हम ये देखें कि अगर व्यापार होता है दोनों देशों के बीच में, तो उन दोनों देशों को लाभ किस प्रकार प्राप्त होंगे और क्या उन लाभों का अनुपात रहेगा, व्यापार से लाभ किस प्रकार प्राप्त होंगे। हम ये मान लेते हैं कि इंग्लैंड एक छोटा देश है और पुर्तगाल कंपैरेटिवली बड़ा देश है। उत्पादन की क्षमता पुर्तगाल की ज़्यादा है इंग्लैंड की तुलना में।
अब इंग्लैंड यदि पुर्तगाल से व्यापार करता है तो पुर्तगाल के वह एपी वक्र, जो उसका पुर्तगाल का आंतरिक कीमत अनुपात है एपी, उस वक्र द्वारा व्यक्त पुर्तगाल के आंतरिक कीमत अनुपात को ही इंग्लैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि हम फिगर 1 में देख रहे हैं। व्यापार के पहले फिगर 1 में इंग्लैंड जो है वो अपनी घरेलू कीमत रेखा AE के बी बिंदु पर उपभोग तथा उत्पादन कर रहा था व्यापार के पहले, परंतु व्यापार के बाद वो ए बिंदु पर पहुंच जाता है, यानी कि अपनी उत्पादन संभावना वक्र के एक पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट जो है वो ए बिंदु, वहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ वो नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा AP, जो कि पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा भी हो रही है और साथ ही उसकी घरेलू कीमत रेखा भी है, उस कीमत रेखा पर इंग्लैंड अपने उपभोग को बिंदु B से बढ़ाकर बिंदु D पर ले जा सकता है। वहाँ यह पुर्तगाल को इस्पात की TD मात्रा का निर्यात करेगा, क्योंकि वो इस्पात के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, विशिष्टीकरण कर रहा है, तो वो सिर्फ इस्पात का उत्पादन करेगा और TD मात्रा में इस्पात जो है वो पुर्तगाल को निर्यात करेगा। और कपड़े की AT मात्रा का पुर्तगाल से आयात करेगा और उपभोग करेगा, तो D बिंदु पर उपभोग कर रहा है। और इस तरह से इंग्लैंड को पुर्तगाल के साथ व्यापार प्रारंभ करके निश्चित तौर पर लाभ हो रहा है, क्योंकि वो अब उसका उपभोग का बिंदु B से D पर पहुंच गया है, यानी कि वो अब ज़्यादा मात्रा में उपभोग कर पा रहा है। तो इस प्रकार पुर्तगाल से व्यापार प्रारंभ करके इंग्लैंड को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इंग्लैंड को लाभ प्राप्त हो रहा है, परंतु क्या पुर्तगाल को भी लाभ प्राप्त हो रहा है? लेकिन अगर व्यापार की यही स्थिति रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा AP ही रहे, तो ऐसी स्थिति में पुर्तगाल को व्यापार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और व्यापार के बाद उसका सापेक्ष कीमत अनुपात तो वही है, जो उसका घरेलू कीमत अनुपात है वही उसका सापेक्ष कीमत अनुपात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। AP रेखा ही उसकी एक कीमत रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रेखा भी है, अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा भी है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा में थोड़ा परिवर्तन हो, जैसा कि फिगर 2 में हम देख सकते हैं, रेखा चित्र 2 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा ड्रॉ की गई है AR। ये जो रेखा है वो बदल गई है। अब पुर्तगाल के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा डिफरेंट हो गई है, इंग्लैंड की के लिए तो पहले भी डिफरेंट ही थी। तो AE और AP दोनों के बीच में एक रेखा आप देख रहे हैं AR, ये नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा है। अगर ये कीमत रेखा AR हो जाती है तो निश्चित तौर पर पुर्तगाल को भी व्यापार से लाभ प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर पुर्तगाल जो है वो इंग्लैंड को AT कपड़े का निर्यात करेगा और उससे TC मात्रा में इस्पात प्राप्त कर सकता है। TC जो है वो TD की तुलना में ज़्यादा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब पहले की तुलना में वो जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा थी AP, जो पुर्तगाल की घरेलू कीमत रेखा भी थी, वहाँ पर वो TD मात्रा में इस्पात प्राप्त कर पा रहा था। लेकिन अब नई अंतर्राष्ट्रीय कीमत रेखा जो AR है, उस पर वो TC मात्रा में इस्पात प्राप्त कर पा रहा है और वो कपड़े की उतनी ही मात्रा का इंग्लैंड को निर्यात कर रहा है, AT मात्रा। तो कंपैरेटिवली पहले की सिचुएशन से अभी की सिचुएशन में पुर्तगाल को CD मात्रा में ज़्यादा इस्पात प्राप्त हो रहा है, बिकॉज TC जो है वो TD की तुलना में ज़्यादा है। तो इस तरह से इंग्लैंड का लाभ अब पहले की तुलना में कम हो गया है, क्योंकि उसे अब AT मात्रा में कपड़े के बदले TC मात्रा में इस्पात देना पड़ रहा है पुर्तगाल को, जबकि वो पहले सिर्फ TD मात्रा में इस्पात दे रहा था। उसका उपभोग का बिंदु भी D से नीचे आ गया है, थोड़ा C पर आ गया है। तो इस तरह से कुछ हद तक इंग्लैंड के लाभ जरूर कम हुए हैं, लेकिन अब पुर्तगाल को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी था कि दोनों ही देशों को व्यापार से लाभ प्राप्त हो। अगर एक ही देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं तो दूसरे देश के लिए यह एक बहुत
मोटिवेशनल नहीं होता कि वो व्यापार को कंटिन्यू करे। तो इसलिए व्यापार को जारी रखने के लिए आवश्यक है कि दोनों ही देशों को व्यापार से लाभ प्राप्त हो। और हमारे इस सिद्धांत में हमने उदाहरण में समझा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखा AR हो जाती है तो निश्चित तौर पर दोनों ही देशों को व्यापार से लाभ प्राप्त होगा।